अगर हम पुराने लेक्चर्स की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजरमेंट पे आपको लाके छोड़ा था। हमने देखा था कि भाई डाइलेक्ट्रिक होते हैं तो उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस टेंजेंट या कह सकते हैं लॉस एंगल के रूप में, डिसिपेशन फैक्टर के रूप में। साथ ही साथ मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था, आई होप आपने देखा होगा, कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर मैंने बताया था आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटर क्या होते हैं। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करी थी, दो मॉडल की, डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल और एक लीकेज करंट मॉडल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जनरली आपको जब आप लेक्चर्स देखते हो तो आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटर में ये दोनों मॉडल की चर्चाएं बहुत कम लोगों ने की हैं। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आप वो लेक्चर देख कर ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें बेसिक बताई हैं जो इस लेक्चर में ज़रूरत पड़ेंगी। नाउ इसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर हम दोनों मॉडल को मिला दें, तो मैंने लास्ट में देखा था कि मुझे एक ऐसा मॉडल मिल जाएगा जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी हो रहे होंगे, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, साथ ही साथ लीकेज करंट लॉस को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था लास्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं और लीकेज करंट लॉसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। नाउ आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग मेनली चर्चा करेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस टेंजेंट, यानी कि लॉस टेंजेंट क्या होता है और कैसे उसको मेजर करेंगे, वो हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस लेक्चर को देखते हो और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को लाइक कर दें अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं। साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर करें इसे, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे हमें उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की, तो हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हमने जितना भी पढ़ा, हमने देखा अगर उसको स्टडी मुझे करना है तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर के मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं ये वाला मॉडल चुन लेता हूँ, ठीक है। यानी कि वैसे बहुत सारे मॉडल हैं, पर मैं दोनों में से जो दो मॉडल मैंने आपको लास्ट में बताए थे, एक तरीका ये था जोड़ने का, एक और था, ठीक है। तो मैंने ये वाला पर्टिकुलर मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आरपी है, ये आरपी, दिस वन रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीकेज को, ठीक है। एंड ESR, ये भी मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो था इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस है, इसकी ESR की फुल फॉर्म। और ये रिप्रेजेंट कर रहा था डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को, ठीक है। तो अब हम क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की केवल स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया, देखो जब भी यार हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को मीजर करने चलते हो या किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो वेरिएबल्स आपके जितने ज़्यादा कम होंगे उतना ईजी आपकी स्टडी होगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो जितने ज़्यादा तुम वेरिएबल बढ़ाते जाओगे, अगर हम लोग वेरिएबल्स को, अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में या किसी भी स्टडी के अंदर अगर हम लोग वेरिएबल को बढ़ाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम रिसर्च करोगे, उसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ करेगी, पर कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो जब हम लोग सिंपली केवल डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस लीकेज के जो फिनोमेना होता है, वी विल इग्नोर दिस, ठीक है। हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे और ये हम मान लेंगे कि नेग्लिजिबल है, यानी कि नेग्लेक्ट लीकेज लॉसेस। हम ये मान लेंगे कि जो भी तुम्हारा कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहा है, उसके अंदर लीकेज नहीं हो रहा है, केवल और केवल हीट लॉसेस हो रहे हैं, और वी कैन से दैट द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आरपी को इग्नोर कर देंगे। याद करो मैंने तुम्हें बताया था, आरपी को अगर हम इग्नोर करना है, हमें निगलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओपन सर्किट आरपी को। ESR को अगर निगलेक्ट करना है तो हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप उस लेक्चर जरूर देखें, प्रैक्टिकल कैपेसिटर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देन इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था आरपी है, यानी कि हम निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट करने का मतलब इसे क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, तो हमारे पास ये सिंपल सा सर्किट निकल के आ गया ना। अगर ये ओपन हो गया, अगर इसे ओपन कर दोगे तो हमारे पास बचा कितना, इतना सा सर्किट निकल के आ गया। एंड दिस वन इज योर फाइनल डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल ले रहे हैं नाउ। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी, ये जो ESR है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को, जो कि हो रहे हैं दो कैपेसिटर बीच के अंदर भरे हुए डाइलेक्ट्रिक के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैपेसिटर की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने क्या करा है, ये भर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक। नाउ ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, यहाँ पे हो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक है। तो अब ये देखो, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अगर इस कैपेसिटर को तोड़ोगे तो एक है इसके अंदर लॉस वाला पार्ट, प्लस एक है आइडियल कैपेसिटर वाला पार्ट, आइडियल कैपेसिटर। तो ये जो आइडियल कैपेसिटर वाला पार्ट है, दिस वन इज द कैपेसिटर, ठीक है। तो जो आइडियल कैपेसिटर वाला पार्ट है वो यहाँ पे हो गया, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ESR के थ्रू। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा होगा।
तो जब भी हम कैप्स्ट्रा को देखते हैं, खासकर अगर हम प्रैक्टिकल कैप्स्ट्रा को देखते हैं, तो उसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट यानी कि लॉस वाला पार्ट, और एक होता है आइडियल कैप्स्ट्रा पार्ट। तो ये जो सी है, दिस सी इज योर आइडियल कैप्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, ये आइडियल कैप्स्ट्रा को दिखा रहा है। और ये जो ESR है, दिस विल रिप्रेजेंट दी लॉसेज, यानी कि हमने लॉसेज को अलग से ऐड कर लिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दो चीजें, या तो आप कोई भी मार्केट से कैप्स्ट्रा खरीद के लाओगे, दो कंडीशनें हो सकती हैं, स्मॉल ESR हो सकता है या लार्ज ESR हो सकता है। अगर हम स्मॉल ESR की बात करते हैं, तो ये अगर है तो बहुत अच्छा कैप्स्ट्रा खरीद के लाए हो यार मार्केट से। और अगर लार्ज ESR है तो यानी कि कैप्स्ट्रा बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट जा रहे हो, आप जब भी कैप्स्ट्रा खरीदने जा रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी, हमेशा आपको अगर अच्छा कैप्स्ट्रा खरीदने जा रहे हो तो स्मॉल ESR को ही प्रेफर करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉसेस कम होंगे, डायलेक्ट्रिक लॉसेस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं लॉस टेंजेंट फाइंड करने की या डिसिपेशन फैक्टर को फाइंड करने की, तो इस पर्टिकुलर अगर मॉडल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मान के चलते हैं ये पूरा है हमारा इंपेडेंस, क्या लिखते हैं इसे, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव इंपेडेंस हो गया, ZC हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जिसके अंदर हमारा ESR और C है, ठीक। ओके, नाउ यहाँ पे मान के चलते हैं अगर इसके अंदर एक I करंट फ्लो कर रही है, अगर पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे इस सीरीज में, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर करंट फ्लो कर रही है, तो मान के चलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC, और एक होगा रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज में जो लगा हुआ है, यानी कि ESR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, ठीक। नाउ ये जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें, तो रजिस्टर के अक्रॉस सिंपल सी V इक्वल टू IR होता है, तो R क्या हमारा, R है ESR, तो I इंटू ESR। सो दिस इज योर सिंपल ओमिक लॉ हमने लगा दी यहाँ पे, V इक्वल टू IR वाला। तो ये आगे निकल के ना यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VC के अक्रॉस, वो कितना होगा, वो I इंटू माइनस का JXC, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव फेज डिफरेंस, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम इसको फेजर भी इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ही बेसिक चल रहा है, बिल्कुल मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपकी, ठीक। नाउ अब अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, इन इम्पिडेंस प्लेन में, इम्पिडेंस प्लेन में अगर हम लोग फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसा फेजर डायग्राम की दोनों एक्सिस होंगी। एक होगी हमारी पॉजिटिव एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी ESR वाली रेजिस्टिव के अक्रॉस, और एक होगी निगेटिव एक्सिस, निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, दिस इज निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। देखो जब भी हम लोग Z यानी कि इम्पिडेंस प्लेन में जब बनाते हैं, तो ये जो X एक्सिस होती है रिप्रेजेंट करती है R को, ठीक है। और ये जो Y एक्सिस होती है, ये रिप्रेजेंट करती है इम्पिडेंस को या रिएक्टेंस को, ठीक है, रिएक्टेंस को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को। तो अब पॉजिटिव अगर ले रहे हो, तो दिस वन इज पॉजिटिव XL। अगर XL लेते, अगर XL होता, यानी कि अगर इस सर्किट के अंदर हमारा होता ESR और साथ में जुड़ा होता L, ठीक है, यानी कि XL, तो ये क्या बनता, तो इसका फेजर डायग्राम ये बनता, दिस वन इज योर R एंड दिस वन इज योर JXL, ठीक है, पॉजिटिव बनता। लेकिन क्योंकि तुमने कैपेसिटर लिया हुआ है, तो कैपेसिटर आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर लैग करता है। वोल्टेज कैपेसिटर की जब हम लोग बात करते हैं, तो वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ESR होगा, दिस वन इज योर लीडिंग, एंड जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अगर हमने ये दोनों चीजें समझ में आ गई, तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, सो दिस वन इज योर इंपोर्टेंस ZC, समझ में आ रहा है, क्योंकि ZC क्या है, ESR और JXC, इनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमने ZC लिख दिया। वैसे भी सिंपल से अगर आपसे कहूँ ZC कितना होगा, इंपोर्टेंस इस पूरे का, अगर इस पूरे का इंपोर्टेंस निकालोगे, तो वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा ESR माइनस का JXC। यार यही तो इतना ओम, ये ओम्स में निकल के आएगा ना इतना, बस इसी को मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंस प्लेन में ड्रॉ कर दिया है। क्लियर हो गया है? इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो माइनस JXC, दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है नेगेटिव रिएक्टिव एक्सेस, रिएक्टिव पावर की एक्सेस होती है इमेजरी। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये वाली जो पर्टिकुलर Y एक्सेस होती है, दिस वन इज योर Y एक्सेस, ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर की एक्सेस होती है। और जो X एक्सेस होती है, दिस इज योर एक्टिव पावर एक्सेस, एक्टिव पावर को ये रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई। तो माइनस JXC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिएक्टिव एक्सिस, और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्टिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हो गई, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ अब ये जो मैंने ZC यहाँ पे मार्क करा हुआ है, अगर मैं इसका एंगल ड्रॉ करूँ ZC और माइनस JXC के बीच का, सो ये जो ZC है, ये क्या है, कैपेसिटिव इंपेडेंस वेक्टर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अगर इस एंगल को ड्रॉ करेंगे, तो दिस वन इज योर डेल्टा। नाउ ये जो डेल्टा है, दिस वन इज योर लॉस टेंजेंट। तो ये जो डेल्टा निकल के आ गया है,
यानी कि नेगेटिव रिएक्टिव एक्सिस के बीच में और कैपेसिटिव इंपोर्टेंस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस वन इज योर लॉस टेंजेंट। समझ में आ रही बात है? तो लॉस टेंजेंट क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि लॉस टेंजेंट का फेजर डायग्राम, हम पहले हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करा इंपोर्टेंस का, कैपेसिटिव इंपोर्टेंस वेक्टर का, देन हमने देखा कि लॉस टेंजेंट कहां पे एग्जिस्ट करता है, यानी कैपेसिटिव इंपोर्टेंस वेक्टर के बीच में और नेगेटिव रिएक्टिव एक्सिस के बीच में रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी यार, क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दी है ना। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आता है जिसको आपकी नज़र अगर गई होगी तो आपको पता होगा, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि भाई इसी के अंदर एड अप है। ठीक, तो मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर। तो ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है भाई? ये एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये किसके बीच में बन रहा है? ये बन रहा है एक्टिव एक्सिस के बीच में। ठीक है, वापस से व्हाइट कलर पे आ जाते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कलर हाँ ये रहा। ओके, तो ये किसके बीच में बन रहा है? ये वाला जो एंगल है, ये बन रहा है आपका इम्पिडेंस के बीच में, इम्पिडेंस वेक्टर के बीच में और पॉजिटिव एक्सिस यानी कि एक्टिव के बीच में, एंड दिस एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। सो दिस इज एंगल इज पावर फैक्टर एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर एंगल की, तो वो किसके बीच में बनेगा? वो बनेगा इम्पिडेंस वेक्टर के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसी में, तो पावर फैक्टर एंगल किसके बीच में बनेगा? ये आपका बनेगा जो हमारा कैपेसिटिव इम्पिडेंस वेक्टर है वहां से लेके आपके ESR के बीच में, यानी कि ESR और इसके बीच के एंगल की बात करोगे तो पावर फैक्टर एंगल, और अगर कैपेसिटिव इम्पिडेंस के वेक्टर के बीच में और -jXC के बीच में बात करोगे, सो दिस इज योर वी कैन से दैट लॉस टेंजेंट एंगल। समझ में आ रही? तो दोनों एंगल समझ में आ गए होंगे। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि पावर फैक्टर एंगल क्या होता है। तो पावर फैक्टर एंगल अगर तुम्हें आ जाता है तो क्या करोगे? अगर लॉस टेंजेंट एंगल दिया हुआ है, नाउ डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और तुमसे पूछ लिया जाए पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 - 30 एंड दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो सबके बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना, सबको एकदम अलग अलग करके तैयार करके रखना। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यार तो कोई क्वेश्चन तुम्हें घुमा नहीं पाएगा, एकदम क्लियर रहोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे, यानी अगर तुम्हें यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, और तुम क्वेश्चन को बस ये सोचोगे कि यार इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है सारी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। नाउ ये पावर फैक्टर एंगल कैसे हो गया? तो देखो मैंने आपको बताया था, ये वाली जो एक्सिस है, पर्टिकुलर एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करती एक्टिव पावर को। ठीक है, ये हमने बात करी थी। ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है रिएक्टिव पावर को, और ये जो रिजल्टेंट है ये कुछ हद तक रिप्रेजेंट करता है एपरेंट पावर को। ठीक है, तो अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर आपको याद होगा कि P इक्वल टू VI यानी कि एपरेंट इंटू कॉस थीटा होता था। याद है कॉस थीटा? यहाँ पे मैंने फाई बना दिया, थीटा भी कर सकते हो, कॉस फाई ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो कॉस फाई यानी कि एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। सो दिस वन इज योर एंगल। तो देखो यहीं पर है, यानी कि एक्टिव एंड एपरेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा कॉस फाई। तो देखो एक्टिव एंड एपरेंट के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये एंगल हो गया आपका कॉस फाई। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एपरेंट और रिएक्टिव के बीच का एंगल, यानी कि इस पर्टिकुलर केस की अगर हम लोग बात करते हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द लॉस टेंजेंट। यहाँ पे क्लियर हो गया? यहाँ पे ZC एंड -jXC के बीच का जो एंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लॉस टेंजेंट को। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। नाउ अब आगे चलते हैं। ना यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लॉस टेंजेंट की, तो हमने क्या सीखा? लॉस टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि एंगल होता है किसके बीच में? कैपेसिटेंस के इंपेडेंस वेक्टर के बीच में और नेगेटिव रिएक्टिव एक्सिस के बीच में। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर डेल्टा एंगल की। ठीक है, ना यहाँ पे अगर मैं टेन डेल्टा निकालने की कोशिश करूँ तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बेसिकली होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। यहाँ पे दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, और ये कितना है? ये है ESR, और बेस कितना है? बेस है JXC। तो अगर मैं यहाँ पे केवल इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ESR डिवाइड बाई XC आ जाएगा यहाँ पे। नाउ इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा C ESR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैंने ESR, देखो अच्छा एक बात आप लोग कहोगे सर ESR क्यों लेके चल रहे हो? देखो एक्चुअली मैंने जो मॉडल की शुरुआत करी थी वहीं पे मैंने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को नाम दे दिया था ESR। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो यार, R सीरीज दे सकते हो, R डाइलेक्ट्रिक दे सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। मैंने जहाँ से फॉलो किया है इवन अच्छे अच्छे जगहों पे ESR ही लिखा हुआ था तो मैंने ESR ही रहने दिया, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो आपको अगर सही लगता है अपने नोट्स कॉपी में R डाइलेक्ट्रिक कर सकते हो, R सीरीज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने ESR लिया हुआ है। ठीक, तो 10 डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया? ESR डिवाइड बाई XC। ना XC क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा C इंटू ESR कर दिया। सो दिस वन इज योर
इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और यहाँ पे 10 डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई ओमेगा सी ई एस आर, ठीक। और यही तुम्हारा होता है डिसिपेशन फैक्टर। सो दिस इज योर डिसिपेशन फैक्टर, ये आपका निकल के आ गया कि डिसिपेशन फैक्टर हमारा कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि कैसे हमने सारी इक्वेशनों को फाइंड करा है, किस तरीके से हम लोग यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से हमने लॉस टेंजेंट की वैल्यू कितनी निकाली, लॉस टेंजेंट की वैल्यू निकाली ओमेगा सी ई एस आर इक्वल, ठीक है, ओमेगा सी ई एस आर, ये हो गई तुम्हारी लॉस टेंजेंट की वैल्यू। नाउ आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि एक सेम करंट फ्लो कर रहा है सी एंड ई एस आर में, यानी कि जो कैपेसिटर है और जो हमारा इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर है, इनके अंदर क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा था, अभी मैंने पीछे मॉडल दिखाया था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 डेल्टा में अगर ऊपर नीचे आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ, ई एस आर से भी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ और एक्सिस से भी, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसको हम कह सकते हैं रेजिस्टिव पावर लॉस, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम कह सकते हैं रिएक्टिव पावर ऑसिलेटिंग इन कैपेसिटर। समझ में आ रही बात ये। तो अगर हम लोग 10 डेल्टा यानी कि जो लॉस टेंजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ईएसआर मॉडल में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सीरीज में ईएसआर मॉडल है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक लॉस मॉडल की बात कर रहे हैं, लीकेज करंट लॉसेस की मॉडल की बात नहीं कर रहे। मैं बताऊंगा एक और लेक्चर में आप लोग तैयार करूंगा जहां पे मैं लॉस टेंजेंट इन केस ऑफ, अगर हम बात करते हैं लीकेज करंट, वहां जब बात करूंगा तो वहां पे डिफरेंट आंसर, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो जाएगा, उसको भी चर्चा करेंगे। अभी करंटली हम लोग यहाँ पे ईएसआर मॉडल पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10 डेल्टा की, तो 10 डेल्टा इक्वल टू, अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर क्या होता है, रेजिस्टिव पावर लॉस, यानी कि जो ई एस आर। ना यहाँ पे ई एस आर क्या, एक बार डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज जो ई एस आर था, अभी पीछे हमने देखा था, और यहाँ पे था कैपेसिटर, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्सी, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम आई स्क्वायर ई एस आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिव पावर लॉस जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और आई स्क्वायर एक्सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टिव पावर ऑसिलेटिंग इन द कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो रिएक्टिव पावर ऑसिलेशन हो रहा है कि हाफ साइकिल में ये देगा, देन नेक्स्ट साइकिल में वापस ले लेगा, तो ये जो रिएक्टिव पावर का ऑसिलेशन है, दिस वन इज योर रिएक्टिव पावर ऑसिलेशन। ये जो रिएक्टिव पावर का जो ऑसिलेशन है जो तुम्हारा चल रहा है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्क्वायर एक्सी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 10 डेल्टा की, यानी कि 10 डेल्टा के बारे में एक फॉर्मूला ये वाला निकल के आया, दूसरा फॉर्मूला ये वाला निकल के आया, इसको ही हम लोग डिसिपेशन फैक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये निकल के 10 डेल्टा को हम लोग एक चीज और कह सकते हैं जो होता है रेजिस्टिव पावर लॉस, या फिर कह सकते हैं रिएक्टिव पावर ऑसिलेटिंग इन कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है। सो सेकंड वन इज जो रिएक्टिव पावर ऑसिलेटिंग इन कैपेसिटर, क्लियर हो गया। तो 10 डेल्टा को यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 डेल्टा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं रेशियो किसके बीच में, रेजिस्टिव पावर जो लॉस हो रही है और जो रिएक्टिव पावर ऑसिलेट कर रही है बिटवीन कैपेसिटर, यानी कि एक्टिव पावर जो लॉस हो जा रही है डिवाइड बाई जो रिएक्टिव पावर जो ऑसिलेट कर रही है कैपेसिटर में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी समझ में आ गई होगी ना। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने लॉस कहाँ पता करा, तो पावर लॉस डायलेक्ट्रिक में, यानी कि डायलेक्ट्रिक के अंदर ईएसआर के कारण, यानी कि डायलेक्ट्रिक लॉसेज जो हो रहे थे ड्यू टू कह सकते हैं कि कंट्रैक्शन, ये जो तुम्हारी शेप चेंज हो रही थी ना, याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इसको फील्ड में रखेंगे तो एक बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन एक बार ऐसे फैल जाएगा, देन वापस से यहाँ पे आएगा, देन अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा ना। इस प्रोसेस में जो डायलेक्ट्रिक लॉसेज हो रही थी, अभी तक हमने वो पावर को कैलकुलेट नहीं करा है कि वो कितनी है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वे सेम हम लोग ईएसआर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक आई करंट फ्लो करा देते हैं। अब ये जो पावर लॉस होगी ईएसआर के अंदर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई स्क्वायर ईएसआर से, ठीक है। आई स्क्वायर आर होता है, वही आर की जगह ईएसआर ले लिया, तो पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर ईएसआर। ना यहाँ पे हम जानते हैं, अभी हमने पीछे निकाला था 10 डेल्टा इक्वल टू ओमेगा सी ईएसआर। ना यहाँ पे अगर हम ईएसआर, इस ई एस आर की वैल्यू निकालें यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, तो वो कितनी निकल के आएगी, तो ई एस आर इक्वल टू, यानी कि इसी ई एस आर को लिख सकता हूँ 10 डेल्टा डिवाइड बाई ओमेगा सी, सिंपल सा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो पावर लॉस हम कह सकते हैं इक्वल टू आई स्क्वायर ई एस आर की जगह हमने क्या रख दिया, दिस वन इज 10 डेल्टा डिवाइड बाई ओमेगा सी, क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज योर कंप्लीट, वी कैन से द पावर लॉस इन डायलेक्ट्रिक, ड्यू टू डायलेक्ट्रिक लॉसेस के अंदर जो पावर लॉस हो रही है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ना। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात आपको याद रखनी है, दिस इज पावर लॉस ड्यू टू ई एस आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोग कंफ्यूजन मन में होगा, कई बार आपने फॉर्मूला देखो, अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, मैंने आपको बताया था पावर सिस्टम में हम लोग क्या डील करते हैं, पावर सिस्टम के अंदर बेसिकली हम लोग डील करते हैं लीकेज लॉसेस के बारे में, लीकेज लॉस के बारे में हम लोग डील करते हैं ना। लीकेज लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आता है 10 डेल्टा का, अगर हम बात करते हैं लीकेज लॉसेस के केस में, तो वो निकल के आता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक।
और ऐसे ही जो पावर लॉस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि अरे सर आपने गलत पढ़ा दिया। भाई गलत नहीं पढ़ा है, जो आप पढ़ते आ रहे हो वहाँ पे गलती है, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपको अभी बताता हूँ क्या अंतर है। तो जब भी हम बात करते हैं लीकेज लॉसेस मॉडल की, लीकेज लॉस मॉडल आपको याद होगा, मैंने बताया था इस तरीके का कुछ मॉडल बनता है जिसके अंदर पैरेलल कैपेसिटर की बात होती है, आरपी की बात होती है, एंड दिस वन इज योर सी। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा लीकेज लॉस मॉडल होता है ना। अगर इस केस की बात करेंगे तो इस केस में हमें मिलता है टेन डेल्टा, टेन डेल्टा की जो यानी कि लॉस टेंजेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो 1/ओमेगा सी आर आती है ना। यहाँ पे जो आर है वो है आर पी पैरेलल, और जबकि अभी हमने ये जो निकाला है टेन डेल्टा की वैल्यू, ये कब है, ये है हमारे क्या डायलैक्ट्रिक लॉस मॉडल की, डायलैक्ट्रिक लॉस मॉडल। और इसके अंदर हम लोग जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज रेजिस्टेंस। देखो ये सारी चीजें बहुत डिटेलिंग है, काफी इफर्ट लगता है, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, पर लेक्चर पहले पूरा देख लो। बहुत बार क्या होता है मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, फिर बाद में आता है कि नहीं नहीं सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप पहले पूरा लेक्चर देख लो यार, उसके बाद कमेंट करना, या उसके बाद लिखना कि हाँ सर यहाँ पे आपने गलत करा है या यहाँ पे कोई दिक्कत है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, मैं भी कोशिश यही रहती है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार मेरे को बहुत कुछ आता है। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सीख रहा हूँ, मैं भी उसी लाइन में हूँ, बस थोड़ा सा आगे हो सकता हूँ, कभी कभी थोड़ा आपसे पीछे हो सकता हूँ, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, अगर होगा तो हम करेक्ट करेंगे यार। ठीक है, साथ में सीखते हैं। खैर, यहाँ पे आते हैं वापस से, तो डायलैक्ट्रिक लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज अ सीरीज रेजिस्टेंस हमने इसमें लिया है, ये ESR है। ठीक है, तो टेन डेल्टा दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। अगर टेन डेल्टा यानी कि अगर मैं बात करता हूँ लॉस टेंजेंट इन केस ऑफ डायलैक्ट्रिक लॉसेज अगर वहां पे बात करता हूँ लॉस टेंजेंट की, तो उस केस में जो टेन डेल्टा होगा वो होगा तुम्हारा ये वाला ओमेगा सी ESR। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ लॉस टेंजेंट, अगर मैं बात करता हूँ लॉस टेंजेंट इन केस ऑफ लीकेज लॉसेस, डायलैक्ट्रिक में जो लीकेज लॉसेस हो रहे हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे लीकेज करंट मॉडल का, यानी कि आरपी पैरेलल वाले का। और ऐसे केस में फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो जो फॉर्मूला वहां पे निकल के आता है वो टेन डेल्टा इक्वल टू 1/ओमेगा RP इंटू सी। समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल वाला शंट वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ जो पावर लॉस का फॉर्मूला था, जो आई स्क्वायर टेन डेल्टा अपॉन ओमेगा सी था, वो चेंज होके हो जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा सी इंटू टेन डेल्टा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे हम ले रहे हैं सीरीज मॉडल। ठीक है, ये है दिस इज योर सीरीज मॉडल ना। सीरीज मॉडल की खास बात क्या होती है, इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए मैंने पावर लॉस में आई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मॉडल होता है, यानी कि हम जब बात करते हैं लीकेज करंट मॉडल की, तो इट इज अ पैरेलल मॉडल, पैरेलल, और पैरेलल में हम जानते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसीलिए मैंने इसको, जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाली इक्वेशन डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, पावर सिस्टम में, तो वहां पे जो पावर लॉस होगा वो कितना निकल के आएगा, वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल्टा का। ठीक है, तो नाउ आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो जब हमें चीजें नहीं पता होती तो हम लोग, आपको किसी भी चीज पे एकदम यकीन नहीं करना है, चाहे बुक्स हो गई चाहे नेट हो गया यार। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली इस बात को लिख देते हैं। तो पावर सिस्टम की बुक्स अगर आप रिफर कर रहे हो तो वहां पे जनरली जो डायलैक्ट्रिक लॉस की बात की गई होगी वो इस लीकेज करंट लॉस की बात होगी, थ्योरी में पढ़ना, एंड देन आपको ये फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मटेरियल में बात करते हो, मटेरियल्स के अंदर, मटेरियल्स में जनरली हम लोग जो बात करेंगे वो लीकेज करंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बात करेंगे डायलैक्ट्रिक लॉसेस की। और डायलैक्ट्रिक लॉसेस में हम लोग ESR मॉडल की अगर चर्चा की गई होगी तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओमेगा सी ESR और पावर लॉस का ये वाला फॉर्मूला। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं इस लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा यार, बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एकदम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लेक्चर था। हर बार जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो फॉर्मूले हम लोग रट के चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट था, और रीज़न भी आपको क्लियर मैंने स्पेसिफाई करा है। ठीक है, तो यानी कि जो मैंने रीज़न बताया है वो भी एग्जैक्टली एक करेक्ट रीज़न है। जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, और इन सब की काफ़ी रिसर्च करके मैंने इसको तैयार किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बताएं। अगर लेक्चर पसंद आया तो यार लाइक कर सकते हो। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। अपनी फीलिंग ज़रूर एक्सप्रेस करें। अगर मैं आपको कुछ आपकी लाइफ में 1% भी अगर इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे लोगों तक पास करें, और अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे अदर लेक्चर्स की।